हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नंबर 3। होप सो आप सभी ने उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। पार्ट 1 में आपको एक बार फिर से मैं रिकैप करा दूं तो हमने उसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो आपका। फिर पार्ट नंबर 2 में हमने कुछ फूड चेन के बारे में पढ़ा। फूड चेन में आपकी जो ट्रॉपिक लेवल्स आती हैं, जो पिरामिड्स होते हैं, होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देख लिए होंगे। अगर अभी भी आपने वो लेक्चर नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ेंगे, दैट इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहले हम इसकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या समझते हो आप सक्सेशन? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? क्या है सक्सेशन? अगर आप इसका हिंदी मीनिंग ढूंढने जाओगे, ठीक है, सक्सेशन का मतलब है उत्तराधिकारी। इसका उत्तराधिकारी कौन है? आप उत्तराधिकारी वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, टीवी सीरियल्स में ये वर्ड बड़ी बार यूज होता है, ठीक है। तो उत्तराधिकारी क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे प्रॉपर्टीज आगे ट्रांसपोर्ट होती हैं, जैसे कि दादाजी से आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो आगे ट्रांसपोर्ट होती है पिताजी को, पिताजी से आपको ट्रांसफर होगी, तो वो आपकी होती है सक्सेशन। आप हो उसके सक्सेसर, ठीक है। मतलब कि सक्सेशन प्रकृति का एक बहुत ही कड़वा सच है, जो आज है वो कल नहीं है, ठीक है। ये एक प्रकृति का कड़वा सच है। अब ये हमने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम। वो हमारा कहलाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब कि अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, इकोलॉजिकल सक्सेशन वो है जिसमें आपकी एक कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी गई तो उसे दूसरी कम्युनिटी ने पा लिया, उसे सक्सेसर उसका बन गया, वो कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हमारे इस संसार में जितने भी इकोसिस्टम के पार्ट हैं, जितने भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आपके प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, कोई भी कंपोनेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उन सभी में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। कुछ 100 सालों बाद, हजारों सालों बाद बदलाव आता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, हम ह्यूमन बीइंग में भी आप सभी को तो स्टोन एज में कैसा था इंसान, स्टोन एज के बाद जब उसे पता चला कि कैसे रहना है, फिर उसे कपड़ों के बारे में पता चला। पहले वो लीन होता था, अब वो स्ट्रेट ऐसे छाती चौड़ी करके बैठता है। पहले टेल्स आपकी होती थी, तो वो भी आप कह सकते हो एज ए सक्सेशन। जैसे आप इधर इमेज में देख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया ये वही है कि इंसान में कैसे कैसे बदलाव आए, कैसे कैसे इसमें रेवोल्यूशन आई। तो वो हमने इकोसिस्टम के पर्पस में पढ़ना है, वो आपका कहलाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिल गया होगा कि इस लेसन में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर गाइस लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है अभी, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अब आपके साथ एक थोड़ी सी अगर मैं बातचीत करूं, तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे बहुत से ढीले हो गए हैं, वो पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया। आप खुद एनालाइज कर सकते हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर जो भी इस टाइम पे लेक्चर ये देख रहा है, आपके लिए मैं यही कहूंगा, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ग्राफ है गिरते रहता है। आज अगर लेक्चर 1000 बंदा देख रहा है, तो कल वाला लेक्चर मेरा 500 देखेगा, 500 से 300 पहुंचेगा, 300 से 200 पहुंचेगा, 200 से 100। लेकिन ये जो एंड में 100 बचेगा ना, इनकी सिलेक्शन आप पक्की समझो, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आपने इसमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। आप सभी को पता है, जो मैं अपने एंड से मैं अपनी, देखो मैं तारीफ नहीं करना चाहता, तो मेन चीज क्या है, मैं अपने लेक्चर्स में कंसिस्टेंसी रखता हूं कि हाँ, मैंने एक लेक्चर आपको दिन का प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो मैं एज ए लाइबिलिटी समझता हूं, वो एज ए मैं टेंशन समझता हूं, हाँ कि हाँ मैंने ये काम करना ही करना है। सुबह मुझे चाहे 4 बजे 5 बजे भी उठना पड़े, आप सभी के लिए पहले मैं मटेरियल बनाता हूं, फिर शाम को आके मैं पहले फिर लेक्चर बनाऊंगा, आपको आप तक पहुंचाऊंगा। तो क्या मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने एंड से भी मेहनत करो? आपका फर्ज नहीं बनता कि हाँ मैं भी अपने प्रॉपर नोट्स बनाऊं, ताकि एग्जाम आने तक मुझे प्रॉपर प्रिपेयर हो, मुझे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़े, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी खोलूं और मेरी कॉपी बोलने बैठ जाए, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसका मीनिंग ये है। मैं गारंटी देता हूं जो इस टाइम पे लेक्चर देख रहे हैं उन्हें आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा। आप बाकी सबसे लीड ले चुके होंगे, ठीक है। तो आपने यही है कि दिन में मैं आपको पता, मैं रात को एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, मेरे एंड से एक ही लेक्चर आता है। आपने वो जो एक और है, आप हाफ एन आवर कह सकते हो और 1 घंटा कह सकते हो, जिसमें आपको उतारने में भी टाइम लग जाता है, वो आपने अपने लिए निकालना है।
आपने वो अपने लिए निकालना है अगर आप ये जॉब चाहते हो। क्योंकि जैसे आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर फॉर्म बनने वाला 2.5 लाख बंदा है तो अच्छी तरह प्रिपेयर करने वाला सिर्फ और सिर्फ 10% है। 2.5 लाख का 10% सिर्फ और सिर्फ 25,000 होता है। 25,000 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अच्छी तरह प्रिपेयर करने वाला 10 और 11,000 बंदा ही है। तो आपने उनके साथ ही कंपीट करना है अगर आप अच्छी तरह तैयारी करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञान देना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको ट्रैक पे लाना भी मेरा काम है, मेरा फर्ज है कि आप ट्रैक पे भी बने रहें। तो अगर किसी को कुछ पॉइंट मेरा गलत लगा तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मैं आपको बता चुका हूं उत्तराधिकारी, ठीक है। द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। इधर कह रहा है जो इकोसिस्टम का कोई भी स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज का स्ट्रक्चर है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे मैंने ह्यूमन की ही बात कर ली, ठीक है। जो आज है वो कल नहीं है। ये पृथ्वी का, ये आपकी प्रकृति का कड़वा सच है, इसे आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन भी यही कहता है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इन विच वन कम्युनिटी, ठीक है, इन विच वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर कम्युनिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर मैं बेसिक इसके कंसेप्ट की बात करूं, ठीक है, एक मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, उसका मीनिंग पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या था, इधर बात की जाए तो सबसे पहले बेयर रॉक होता है। मतलब इधर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ रॉक के ऊपर क्या होने बैठ जाते हैं थोड़ी देर बाद। टाइम बड़ा ज्यादा लगता है, एकदम से नहीं कि 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसा नहीं। ये जो सक्सेशन है 100-150 साल बाद दूसरे लेवल में पहुंचेगी। दूसरा लेवल क्या होगा, जो लीचेंस होंगी आपके मॉसिस वगैरह बनाने बैठ जाएंगी, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको वो काई शाई आपकी बनने बैठ जाती है, आप सभी को पता होगा। जब वो काई शाई बनने बैठ जाती है उसके बाद थोड़ी सी घास घूस बनने बैठ जाएगी, वो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगी। जब वो घास घूस बनने बैठ जाएगी उसके बाद क्या हुआ, थोड़े से ट्री आप देख सकते हो, श्रब्स ग्रासेस टाइप बनने बैठ गए। जब श्रब ग्रासेस टाइप बनने बैठ गए तो शेड टॉलरेटेड ट्री बन गए। ये आप देख रहे हो इनका सक्सेशन किस प्रकार चला। पहले सिर्फ और सिर्फ इधर क्या था, सिर्फ और सिर्फ इधर था बेयर रॉक। बेयर रॉक के बाद लीचेंस उसके ऊपर आई, उन्होंने उधर मॉसिस की हेल्प से उन्होंने उधर काई बना दी, काई जम गई। जब काई जम गई, आपने वो ग्रीनिश सब्सटेंस देखा होगा। उसके बाद क्या हुआ, इधर हर्ब्स प्लांट्स वगैरह बनने बैठ गए, ठीक है। हर्ब्स प्लांट जब थोड़े से बड़े हुए, उन्हें जब प्रॉपर शेड्स मिली, जब उन्हें सनलाइट मिली, उसके बाद किसकी कौन सी कम्युनिटी उत्पन्न हुई, इधर आपकी उत्पन्न हुई, आप कह सकते हो श्रब्स की, ग्रासेस की। ग्रासेस एंड श्रब्स के बाद एक और कम्युनिटी आई, दैट इज योर शेड टॉलरेटेड ट्रीज। अब ये कम्युनिटी इधर खत्म होगी। क्या ट्रीज के बाद क्या कुछ आएगा? नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये ट्रीज या तो खत्म हो जाएंगे, इन्हें काट दिया जाएगा, या तो और कुछ होगा, ठीक है। इनके बाद कोई और कम्युनिटी नहीं आएगी। तो ये जो लास्ट कम्युनिटी है इसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। आप सभी को पता होगा मूवी का क्लाइमैक्स बड़ा अच्छा होता है, लास्ट पार्ट को हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो वैसे ही जो आपकी लास्ट लेवल होगा उसे बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो इधर आप देख सकते हो इसकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है, ट्री। और ये जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, स्टार्टिंग वाली कम्युनिटी होती है, इन्हें हम बोलते हैं पॉइंटर स्टेजेस। जो स्टार्टिंग की आपकी स्टेजेस होंगी, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द पॉइंटर स्टेजेस। आपने बताना पॉइंटर स्टेजेस आर दो स्टेजेस इन ए सक्सेशन विच आर इन द स्टार्टिंग पॉइंट, इन द विच आर बिफोर द इंटरमीडिएट स्टेज। ये आपका जो बीच वाली आ गई, इनको बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेजेस। होप सो अभी आपको पता चल गया होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। आप इधर डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या लिखा है, इज ए सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ए इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। जो एक आपकी इकोलॉजिकल कम्युनिटी में टेक प्लेस करती है टाइम टू टाइम आप में जो चेंजेस आते हैं 100-150 साल बाद, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो चलो पढ़ते हैं ऊपर मैंने क्या लिखा है, कुछ पॉइंट सीधे से ही बन जाते हैं। There will be changes in the types of plants and animals living there as conditions are immutated by the organisms themselves. Typically, there was sequence of different assemblages of species, each known as serial stages or series. Each serial stage will alter the environment slightly. अब ये जो stages है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, पहले आपका बेयर रॉक, लीचेंस के बाद आपके छोटे छोटे प्लांट्स बन गए, हर्ब्स, ग्रासेस, फिर ग्रासेस, श्रब्स, फिर आपका ट्री बन गया। ये जो प्रॉपर एक स्टेजेस है इनको हम बोलेंगे सीरी, ठीक है। सीरी वर्ड से आपने याद रखना है, SER। ये आपकी सीरियल स्टेज है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ये प्रकृति का सच है, ये कड़वा सच है कि आपको चेंजेस लाना जरूरी है फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि आप डेवलप होना चाहते हो।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्क्रीन पे इमेज दिया है, आपने देखी, जो ह्यूमन था, ह्यूमन पहले ऐसे एप्स की तरह थोड़ा सा लेटा हुआ था, थोड़ा बेंडेड था, फिर स्ट्रेट होते रहा, अब तो बेचारा फोन चला रहा है। ठीक है, तो वो भी मैंने डेवलपमेंट का पर्पस आ रहा है। एक और डेवलपमेंट बताता हूं, पहले आप सभी को पता होगा जब कपड़ों का ट्रेंड की हम बात कर सकते हैं, कपड़े पहले खुले खुले चलते थे, फिर टाइट फिटिंग चलने बैठ गए एंड सो ऑन। तो ये भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। जब डेवलपमेंट हो रही है, इसी को हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। न्यू स्पीशीज विल माइग्रेट इनटू द एरियाज एज कंडीशंस चेंज टू विद दोज व्हिच दे कैन टॉलरेट। और ये जो न्यू स्पीशीज हैं ये उधर ही उत्पन्न होंगी, क्योंकि जो अब हम ह्यूमंस की ही देन है, हम इधर इन्वायरमेंट में भी चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, अब न्यू स्पीशीज आने बैठ जाती है, अब वो स्पीशीज भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डालना स्टार्ट कर देती है। तो आप देख सकते हो, दे माइग्रेट इनटू द एरिया एज कंडीशंस चेंज टू दोज व्हिच दे कैन टॉलरेट, जिसे वो टॉलरेट कर सकते हैं। चेंज ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज थ्रू टाइम इन दिस वे इज कॉल्ड सक्सेशन। सक्सेशन इज एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। आप देख सकते हो, आपने पूछा जा सकता है सक्सेशन क्या है, आपने बताना है एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है वो, विच इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीशीज स्ट्रक्चर लीडिंग टू ए स्टेबल सेल्फ परपेचुअल कम्युनिटी कॉल्ड द क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स का दूसरा नाम है स्टेबल कम्युनिटी। ठीक है, क्लाइमेक्स मतलब अब स्टेबल है, अब इधर जाके कम्युनिटी आपकी रुक गई है, उससे जो सक्सेशन का लास्ट पार्ट होता है, लास्ट स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स पार्ट, या दूसरा नाम आप बोल सकते हो स्टेबल कम्युनिटी। होप सो इतना क्लियर होगा, आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पता चल गया होगा। तो पहला पॉइंट बोलता है द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड पॉइनर कम्युनिटी। जो फर्स्ट पार्ट रहता है, जो आपकी स्टार्टिंग की स्टेजेस रहती है, उसे हम बोलते हैं पॉइनर कम्युनिटी। एंड द फाइनल स्टेज इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बड़ी बार आता है। आगे बोल रहा है द क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल, मैच्योर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग। मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है ये स्टेबल कम्युनिटी के नाम से भी जानती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी भी है। आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज द लॉन्ग लास्टिंग इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो आपने बताना है क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो लॉन्ग लास्टिंग है। द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सक्सेशनल स्टेजेस और सीरीज। ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन सभी को हम सीरीज बोलते हैं, आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। एंड ईच ट्रांसेशनल कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड और रिप्लेस्ड ड्यूरिंग सक्सेशन इज कॉल्ड स्टेज इन सक्सेशन और ए सीरियल कम्युनिटी। वो कह रहा है कम्युनिटी को, ठीक है, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो उसे सीरीज स्टेजेस बोलेंगे, अगर कम्युनिटी मतलब इंडिविजुअल, आप कह सकते हो इंडिविजुअल का ग्रुप बोल सकते हो, वो आपकी कम्युनिटी। जब ये इधर कम्युनिटी क्या होगी, आपके इधर लीचन्स आ गए, लीचन्स के इधर ग्रासेस आ गए, ये आपकी कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, तो अगर ये कम्युनिटी का चेंज होगा तो इसे हम बोलेंगे सीरियल कम्युनिटी या स्टेज इन सक्सेशन। अब बात होती है इस संसार में अभी तक जो हमने पहचाने हैं, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। देखो, सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट, अगर कोई एक्वेटिक हैबिटेट है उनमें जो सक्सेशन होता है उनके सीरियल स्टेजेस को हम बोलते हैं हाइड्रोसीरी। आपने नोट डाउन करना है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, अगर इक्वेटिक पानी का कोई भी हैबिटेट है उनमें जो सक्सेशन हो रहा है उनकी सीरी, उनके जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोसीरी। एंड द सक्सेशन इन ड्राई हैबिटेट, ठीक है, अगर ड्राई हैबिटेट की बात करें, जायरोफाइटिक हमने पढ़ा था लद्दाख में, तो वो इधर से ही आपने पकड़ना है जायरोसीरी। अगर हम बेयर रॉक की बात करें, बेयर रॉक मतलब लैंड की बात हो रही है, तो लैंड के रिलेटेड क्या होता है, लिथोस्फीयर, तो लिथोसीरी। फोर्थ वन आपका आता है सक्सेशन इनिशिएटिंग ऑन सैंडी एरियाज। सैंडी एरियाज का आपने याद रखना है सेमोसीरी। ठीक है, पी आपका साइलेंट होता है तो सेमोसीरी इसका नाम रहेगा। सक्सेशन इन स्टार्टिंग इन सेलाइन सॉइल, ठीक है, सेलाइन सॉइल की बात करें तो हेलोसीरी। सक्सेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेनाइल एंड द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एरा, अगर वेजिटेशन की बात करें तो ईओसीरी। ये आपने जो 7 टाइप्स है सीरीज के, ये आपने याद रखने हैं। अगर इक्वेटिक में हाइड्रो, ड्राई हैबिटेट में जाइरो, बेयर में आपका लिथोस, सैंडी में बात करें तो सैमोस, एंड द सक्सेशन स्टार्टिंग सेलाइन सॉइल और वाटर हेलोसीरी। और नीचे भी आपके ये 2 आ जाते हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर का आपका आता है सेनाइल, एंड द वेजिटेशन इज ईओसीरी। तो ये आपने 7 इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं सक्सेशन दैट अकर्स ऑन लैंड whose moisture content is low, for example bare rock is known as zairaj, and the succession that take place in water body like ponds and takes are known as hydraj। ठीक है, ये तो आपके टाइप्स ऑफ सीरी थे। ठीक है, अब आपको पता है 2 तरह के हमने इकोसिस्टम पढ़े थे, 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम।
ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर आपके कुछ सक्सेशंस होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड कुछ होते हैं, तो वो आपकी कम्युनिटी कहलाती है ज़ेराच। अगर आपके वाटर में होते हैं तो हाइड्राच। ठीक है, ये दो भी पॉइंट आपने याद रखने हैं। होप सो अभी तक जितना बताया वो क्लियर है। एक बार फिर से एक मैं क्विक रिकैप देता हूं जो अभी तक हमने पीछे आज के लेक्चर में पढ़ा। इकोलॉजिकल सक्सेशन है उत्तराधिकारी, एक का उत्तराधिकारी दूसरा बन गया, जो पहला था वो गायब हो गया, दूसरा आ गया। ठीक है, दूसरा गायब हो गया तो तीसरा आ गया, तीसरा गायब हो गया तो चौथा आ गया। जब ये चौथा आ गया, ये आपकी अगर फाइनल स्टेज है तो फाइनल स्टेज को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। ठीक है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अ लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर ये लॉन्ग लास्टिंग कम्युनिटी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग कम्युनिटीज को हम बोलते हैं पॉइंटर कम्युनिटी, और लास्ट की कम्युनिटी को मैं आपको बता चुका हूं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अगर सभी स्टेजेस की बात करें उन्हें बोलते हैं सीरीज। अगर सीरीज की बात करें तो 7 टाइप्स ऑफ सीरीज है, आप ये देख सकते हो, मैंने इधर आपको डिटेल में बता दिया है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो मैं बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ध्यान से सुनना। एक आपका होता है प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी होता है पहले, सेकेंडरी होता है बाद में। ठीक है, तो वैसा ही है, प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन है जो फर्स्ट टाइम टेक प्लेस कर रही है। एक बार पढ़ लेते हैं। प्राइमरी सक्सेशन इज द सक्सेशन दैट स्टार्ट्स इन लाइफलेस एरिया सच एज द रीजन डिवॉइड ऑफ सॉइल और द एरियाज वेयर द सॉइल इज अनेबल टू सस्टेन लाइफ। मतलब कि समझ लो फर्स्ट टाइम ये आपकी सॉइल है, ठीक है, ये आपकी लैंड है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इधर प्लांट ने अगर ग्रो किया, फर्स्ट टाइम इधर आपका जो ट्री है ग्रो किया, तो ये हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन। अब क्या हुआ, कभी कभार हो सकता है फ्लड्स आ गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कोई नेचुरल क्लाइमेट ही आ गई, उससे क्या हुआ, ये जो प्लांट था ये तबाह हो गया, बेचारा ये खत्म हो गया। अब क्या हुआ, खत्म हो गया, अब ये फिर से बंजर धरती बन गई। अब इधर थोड़ी देर बाद क्या पता कितने हजारों सालों बाद फिर से थोड़ी सी धरती अच्छी होगी, थोड़ी सी सॉइल अच्छी होने बैठ जाएगी। सॉइल जब अच्छी होने बैठ जाएगी तो इधर प्लांट उगने बैठ जाएगा, प्लांट उगने बैठ गया तो इधर ट्री बन गया, फिर से ट्री आ गया, फिर से सक्सेशन हुई। जब आपकी प्राइमरी सक्सेशन खत्म होती है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, अगर फिर से उधर सक्सेशन होए उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इधर मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, इफ द प्राइमरी इकोसिस्टम इज डिस्ट्रॉयड सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस। अगर ये डिस्ट्रॉय होगी तभी सेकेंडरी सक्सेशन आएगा, अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो सेकेंडरी सक्सेशन नहीं आएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। When the planet was first formed, ठीक है, अगर प्लेनेट की पहली बार जब खोज की गई, समझ लो आप मान लो, there was no soil on the earth, the earth was only made up of rock। उस टाइम पे जो अर्थ की अगर हम बात करें, माना जाता है वो सिर्फ और सिर्फ रॉक की बनी हुई थी। These rock were broken down by microorganisms and eroded to form soil। अब आपको पता है आपके जो रॉक्स है बहते हैं, फिर जब टूटते हैं तो मिट्टी बन जाती है। तो वैसा ही हुआ, जब ये रॉक हुई, रॉक से पत्थर जब इरोड हुए तो सॉइल बनी। सॉइल से क्या हुआ, तो प्लांट लाइफ आई, सॉइल से ही प्लांट लाइफ आएगी, पत्थरों पे तो नहीं आएगी। जब प्लांट लाइफ आ गई, हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्रोग्रेस फ्रॉम प्राइमरी सक्सेशन टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इससे क्या हुआ, प्लांट लाइफ से आपका सक्सेशन स्टार्ट हो गया और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच गई। ये कहलाया आपका प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू सम नेचुरल क्लाइमेटिस, ड्यू टू सम नेचुरल प्रॉब्लम्स, मैंने बता दिया वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं। आप कह सकते हो कि आजकल का इंसान बड़ा दुष्ट हो गया है, उसने पेड़ को काट दिया, अब उधर फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन होने बैठ गई, उसे जला दिया। ठीक है, तो उधर से फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन होने बैठ गई, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन द प्राइमरी इकोसिस्टम गेट डिस्ट्रॉयड। इधर आपने मेन चीज क्या याद रखनी है, जब आपका प्राइमरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय तबाह हो जाएगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। होप सो क्लियर होगा। ठीक है, तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट आपका ये जो टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है। जितना भी अभी तक पढ़ाया अगर क्लियर है तो तभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, मुझे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आप सभी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो सेशन का यही फायदा है कि आप वीडियो को पीछे भी कर सकते हो, लेट के पढ़ सकते हो, बैठ के पढ़ सकते हो, सोते हुए पढ़ सकते हो, जागते हुए पढ़ सकते हो, जब मन करे पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो।
और साथ में लाइक करते रहा करो दोस्तों, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है मैंने, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इकोटोन। इकोटोन क्या है, ठीक है। एन इकोटोन इज ए ट्रांसिशनल एरिया बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। कोई दो इकोसिस्टम, ठीक है, क्या बात करें, हाँ इधर एग्जांपल से दिए, बात क्या करनी, एग्जांपल तो मैंने इधर खुद ही लिखी है। बात करते हैं, इधर आपके आगे एक ग्रासलैंड, ठीक है, और इधर से आपका स्टार्ट हो गया फॉरेस्ट, ये आपका आगे ग्रासलैंड, छोटी छोटी ग्रास बना लेते हैं, और इधर आगे बड़े बड़े पेड़, इधर आगे बड़े बड़े पेड़। अब इनके बीच में देखो, इधर से आपका क्या हुआ, ग्रासलैंड इधर खत्म होने बैठ गया, और इधर से आपका क्या स्टार्ट होने बैठ गया, फॉरेस्ट स्टार्ट होने बैठ गया। जहां से आपका एक कम्युनिटी खत्म हो रही है, दूसरी कम्युनिटी स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म हो रहा है, दूसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसका जो बीच में कॉमन जगह है, इसको हम बोलते हैं इकोटोन। एंड इट इज अ मोस्ट डेंसिएस्ट पार्ट। इधर सबसे ज्यादा डेंसिटी पाओगे आप ऑर्गेनिजम्स की, इधर सबसे ज्यादा आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। जो ग्रासलैंड में भी रहने वाला होगा और इधर भी रहने वाला होगा, वो आपको इधर ही मिलेंगे, ठीक है। तो इधर सबसे ज्यादा डेंसिस्ट पार्ट रहता है, जो इनके बीच में कॉमन पार्ट होता है। होप सो इकोटोन भी आपको पता चल गया होगा। फिर बात करते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या कहता है, इकोटोन ऑफन हैव ए लार्जर नंबर ऑफ स्पीशीज, लार्जर पॉपुलेशन डेंसिस देन द कम्युनिटी ऑन अदर साइड, ऑन आइदर साइड, ठीक है। इधर मैंने क्या बनाया था, इधर मैंने बनाया ग्रासलैंड, और इधर मैंने क्या बनाया आपका बड़े बड़े ट्री, दैट इज फॉरेस्ट। वो कह रहा है इधर अगर आपके कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इधर मैं आपको इमेज भी बनाई है, देखो अगर इधर आपकी कम्युनिटीज हैं, आप देख सकते हो इधर कम्युनिटी है, इधर भी कम्युनिटी है, लेकिन अगर आप इधर इकोटोन की बात करोगे, ये जो दोनों में कॉमन वर्ड आ रहा है, ये कॉमन वर्ड सबसे ज्यादा हो, इधर सबसे ज्यादा स्पीशीज होंगे, क्योंकि इसके भी स्पीशीज कुछ इधर आएंगे, इसके भी स्पीशीज कुछ इधर रहेंगे, तो ये सबसे डेंसिएस्ट पार्ट होता है। और इस डेंसिएस्ट पार्ट को द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी विद इन द इकोटोन इज रेफर टू एज एज इफेक्ट। आपसे पूछा जा सकता है एज इफेक्ट से आप समझते क्या हो, तो बताइए एज इफेक्ट होता क्या है। आपने बताना है सर इट इज ए सिचुएशन बिटवीन टू कम्युनिटी, ठीक है, दो आपकी इकोसिस्टम के बीच में जो आपका जगह आती है, उधर क्या होती है, ज्यादा डेंसिटी होती है, उधर ज्यादा स्पीशीज रहते होते हैं, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। दो स्पीशीज विच अकर प्राइमरली और मोस्ट अबेंडली इन इकोटोन्स आर नोन एज एज स्पीशीज, और इनको हम बोलेंगे एज स्पीशीज, जो इधर ज्यादातर पाई जाती हैं, जो कॉमन में है, ठीक है। होप सो क्लियर होगा इतना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आता है होम रेंज। द होम रेंज ऑफ एनिमल इज दैट एरिया वेयर इट स्पेंड इट्स टाइम, ठीक है, इससे आप हैबिटेट का भी दूसरा नाम दे सकते हो। द होम रेंज ऑफ एनिमल क्या है, इज वो एरिया है वेयर इट स्पेंड इट्स टाइम, जहां वो अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। अब बात करें अगर पोलर बियर की, क्या आप उसे रेगिस्तान में लेके जा सकते हो, वो रेगिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, उधर जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे ठंडा इलाका चाहिए। It is a region that encompasses all the resources that animals require to survive and reproduce. तो होम रेंज क्या है, ह्यूमन होम रेंज में आपके वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जहां पे वो कम्युनिटी रहना पसंद करता है, और उधर वो जी सकता है, उधर वो सर्वाइव कर सकता है एंड रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं होम रेंज। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक, आज के लेक्चर का, आज के वीडियो का, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपका जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये कैसे वर्क करता है। तो आपके कुछ स्टेजेस हैं, ये आपने याद रखनी है, 5 स्टेजेस होती हैं। तो 5 स्टेजेस हैं, आपकी इधर नोट डाउन कर लीजिए। पहला स्टेज आता है न्यूडेशन, सेकेंड वन इज इन्वेजन, थर्ड वन इज कॉम्पिटिशन, फोर्थ वन इज रिएक्शन एंड द फिफ्थ वन इज स्टेबलाइजेशन। इसका चैप्टर खत्म है, आप देख सकते हो नीचे मेरी पीडीएफ खत्म है, बस यही पढ़ाना है, टॉपिक नहीं खत्म, आज का लेक्चर खत्म है, घबराओ मत, सब कुछ कराना है मैंने। तो पहला आपका आता है न्यूडेशन। न्यूडेशन से आपके समझ, नंगा, बेयर, ठीक है। तो जो बेयर धरती है उसे हम बोलेंगे न्यूडेशन पार्ट। सबसे पहले उधर बंजर धरती होगी, जब वो बंजर धरती होगी उधर क्या होंगे, इन्वेजन, उधर हमारे बाहर से डाकू आएंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि मॉसिस, लीचन्स, वो क्या करेंगे, इसकी न्यूडेशन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस स्टेज को नाम दिया गया इन्वेजन। इन्वेजन तो कर लिया, अब क्या हुआ, इन्वेजन के बाद एक कम्युनिटी नहीं रहती, इधर 2-3 अलग अलग प्रजातियों के लोग आने बैठ जाते हैं। वो क्या करेंगे, उनमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, हाँ ये नौकरी मैं लूंगा, इधर कब्जा मैं करूंगा, तो इसलिए हम इसलिए वर्ड करते हैं कंपटीशन एंड कोएक्शन। थर्ड स्टेज क्या होगी,
कंपटीशन एंड कोएक्शन। जब कंपटीशन हो जाएगा, कोएक्शन हो जाएगा, उसके बाद होगा रिएक्शन। उन्होंने लड़ लिया, झगड़ लिया, वो कहता मैं लूंगा जमीन, तो ले ली जमीन। अब हमारी होगी रिएक्शन स्टार्ट, ठीक है। अब हमारी हो गई सक्सेशन स्टार्ट। जब सक्सेशन स्टार्ट होगी, लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हम क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे, उस पे पूरा पूरा कब्जा जमा चुके होंगे, हम अपनी क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंच चुके होंगे। तो ये इसके 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज न्यूडेशन, सेकंड वन इज इन्वेजन, थर्ड वन इज कंपटीशन एंड द फोर्थ वन इज रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज स्टेबलाइजेशन। तो एक पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन लिखी है, कुछ खास नहीं मैंने लिखी। तो न्यूडेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर द अराइवल ऑफ न्यू स्पीशीज। ये आपका फॉर्मेशन है बेयर एरिया पे विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, अभी तक लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, ये आपकी बंजर धरती है। तो सेकंड बात होती है इन्वेजन। न्यूडेशन पे आपकी इन्वेजन होगी, अब उस पर कब्जा जमाने की कोशिश हो रही है। तो सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज इन ए वेकेंट एरिया इज कॉल्ड इन्वेजन। बात होती है, आपसे पूछा जा सकता है वेकेंट एरिया पे कौन कब्जा करेगा, आपने बताना है सर इन्वेडर्स, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है इन्वेजन। इन्वेजन में भी 3 आपके प्रोसेस रहते हैं, 3 सक्सेसिव स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले माइग्रेशन। माइग्रेशन आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अभी तक तो उन्होंने माइग्रेशन कर लिया, एक जगह से उधर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। तो माइग्रेशन के बाद क्या करेंगे, उधर अपने तंबू जाड़ने बैठ जाएंगे। उधर तंबू जाड़ दिया उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया कि हाँ ये हमारा है, उधर वो ग्रोथ करने बैठ गए हैं। ग्रोथ के बाद अब वो स्टार्ट कर देंगे रिप्रोडक्शन, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एग्रीगेशन। मतलब आपसे पूछा जा सकता है इन्वेजन में वो क्या क्या करेंगे, आपने बताना है सर इन्वेजन में वो पहले माइग्रेशन करेंगे, माइग्रेशन के बाद वो एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, उधर तंबू जाड़ देंगे, तंबू के बाद वो रिप्रोडक्शन करने बैठ जाएंगे और एग्रीगेशन प्रोसेस आपका उधर हो जाएगा। अब उन्होंने इन्वेजन तो कर लिया, अब उधर क्या हुआ, जैसे जैसे लोग बढ़ गए, जैसे इधर हम जॉब्स की बात कर लेते हैं, जॉब्स बढ़ती जा रही है, हमारी लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जॉब्स घटती जा रही है, जगह तो एक ही है। तो वैसे ही इधर यही चीज है, लोग बड़े ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन बड़ी ज्यादा हो गई है, कम्युनिटीज बड़ी ज्यादा हो गई हैं। अब क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया कि हां ये नौकरी मैं लूंगा, तो वैसे ही ये कह रहा है कि ये पत्थर मैं लूंगा, ये बंजर धरती मैं लूंगा। तो वो कहता है एज अ स्पीशीज एग्रीगेट विद इन ए रिस्ट्रिक्टेड स्पेस देयर हैपेंस कंपटीशन। देखो स्पेस तो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, स्पेस तो बढ़ने नहीं वाली, चाहे आपके इधर लोगों की कम्युनिटी बढ़ गई रिप्रोडक्शन से, लेकिन जगह तो उतनी रहेगी। अब क्या हुआ, कंपटीशन होने बैठ गया कि हाँ ये जगह मैं हड़पूंगा, मैं हड़पूंगा एंड मैं हड़पूंगा। तो सेकेंडली द लाइफ प्रोसेस ऑफ वन इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग स्पीशीज इन वेरियस वेज विच आर नोन एज कोएक्शन। मतलब कि जो तो डीड बंदा होगा वो तो ले जाएगा, वो तो कंपटीशन सह लेगा, लेकिन जो सीधा साधा बंदा होगा उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा और उधर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी थर्ड स्टेज। होप सो क्लियर हो रहा होगा, अगर क्लियर हो रहा है तो दोस्तों लाइक तो दबा दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है। सुबह यकीन नहीं मानो कि मैं 5 बजे उठ के आपके लिए ये पीडीएफ बना रहा हूं, तो क्योंकि शाम तक आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करना होता है, तो इसमें बड़ा टाइम निकल जाता है। तो फोर्थ पार्ट आता है रिएक्शन। द स्पीशीज, अब आपका कंपटीशन बढ़ गया, अब क्या होगा, रिएक्शन होगी। द स्पीशीज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद इट बाय कॉजिंग इट मॉडिफिकेशन। अब क्या होगी, मॉडिफिकेशन होने बैठ जाएगी, एक तरह से मान सकते हो अब आपकी सक्सेशन होने बैठ जाएगी, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट इज नोन एज रिएक्शन, हेंस द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी मे बी रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी। मतलब आप देख सकते हो ये आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन आ गई लास्ट लाइन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन अब स्टार्ट हुआ है मेन रिएक्शन में, ठीक है। अभी तक तो ऊपर हम लड़ रहे थे कि ये जगह मेरी है, मेरी है, मेरी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया। और लास्ट पार्ट आपका आ जाता है क्लाइमेक्स पार्ट। तो क्लाइमेक्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे, एट लास्ट अ फाइनल और टर्मिनल कम्युनिटी इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन विच कैन मेंटेन इक्विलिब्रियम, दिस कम्युनिटी इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये आपका आ गया क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई, ठीक है। ये आपकी 5 सक्सेशन स्टेज थी, ये आपकी मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन था, जो आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको सारा का सारा रेलिवेंट पॉइंट बताता हूं, बच्चे फिर भी कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या रेलिवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये आपका रहेगा इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं। देखो सबसे पहले आप पे होनी चाहिए मेच्योरिटी। आई एम हियर जस्ट टू गाइड यू, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, नो वन आपको मैं यही कहूंगा कि कोई भी सुपीरियर नहीं है अदर देन यू, आप सुपीरियर हो। आपने क्या करना है, इधर से नॉलेज लेनी है। अब जो मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दी, मेरा मेन मकसद होता है कि जो मेरे पास है मैं आगे बांटूं, क्योंकि मुझे भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए मैं ये एफर्ट्स डाल रहा हूं। ठीक है, तो अब आपका फर्ज है, आपने ये जो लेक्चर देखा, जो मैंने अपनी नॉलेज आपको बांटी है, अब आपने इसके प्रॉपर एमसीक्यू करने हैं, अपनी मेहनत भी लगानी है। कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहो। मेरे एंड से तो यही रहता है हमेशा, हर एक लेक्चर में आपको यही बोलता हूं, अपने एफर्ट्स भी लगाओ साथ में। अगर मेरे एफर्ट्स और आपके एफर्ट्स मिल जाएंगे तो आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट आज का। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट 2 पार्ट की तो आपको मिल गई होगी, होप सो आप सभी ने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो या आप सर्च कर सकते हो IG क्लासेस। तो एंड में मैं देखो एक कड़वी बात ही कहूंगा, बच्चे देखो घटते जा रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट घटते जा रहा है। वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि अभी एग्जाम नहीं होने, बाद में होंगे। हाँ, एग्जाम तो बाद में होने, लेकिन आप अभी नोट्स बना लोगे तो बहुत बेहतर है। उनके लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा, ये कबीर जी का एक फेमस दुआ है, ये आप सभी की जुबान पे होगा, आप सभी को पता होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यही है, देखो आज का जो काम है ना, आप उसे आज में ही निपटाओ। आज में भी नहीं, बल्कि अभी ही निपटाओ, अभी ही आप नोट्स बना लो, क्योंकि बाद में रिवीजन मैंने करानी है, तब मुझे कोई नहीं बोलेगा कि सर पढ़ा दो एंड पढ़ा दो। अभी मैं आपके डाउट्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में भी दूर करने की कोशिश करता हूं। आप उधर पूछते हो तो उधर मैं कोशिश करता हूं, लेकिन बाद में आपका क्या होता है उधर कमेंट सेक्शन में मुझे खुद नहीं पता होता कि उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, तो आज ही आप ये पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप अपना इंटरेस्ट नहीं खो, क्योंकि अगर आप नौकरी चाहते हो, आज आपको पता है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की भी लिस्ट निकल गई। मैं बहुत हैप्पी हूं इस चीज के, उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिनकी आज जॉब पक्की होगी। आप मान सकते हो कि बड़ी देर से जो लटका हुआ था काम, आपकी आज जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट है कंप्लीट होगी। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉल लेटर आने की देरी है, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो यही चीज है, उनसे कुछ प्रेरणा लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी आप टाइम इन्वेस्ट कर लो तो बात के लिए वो आपके इन्वेस्टमेंट आपको प्रोडक्शन देने बैठ जाएगी, आपको रिटर्न देने बैठ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही लेक्चर रखते हैं। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तो आज के लिए अलविदा।